कि तुम जागे हो खुली हैं आंखें पर जागी आंखों सोए हुए हो। तुम जागे हो खुली हैं आंखें पर जागी आंखों सोए हुए हो। तुम जागोगे मैं जागूंगा दुनिया भर में जा ताकूंगा। प्राण बसे मोरे ताक झांक में ये अधिकार मुझसे छीनो ना। तुम जागे हो खुली हैं आंखें पर जागी आंखों सोए हुए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दफ्तर तो पहचान ही गए होंगे, आपके रोज वीडियो देखते हैं, मेरा दफ्तर है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत खास शख्सियत अगर मेरे दफ्तर में आए तो मुझे आपसे भी परिचय कराना चाहिए, आपको जानना चाहिए कौन है। मेरे साथ है त्रिलोचन काल्ला जी। मतलब मैं कहूंगा कि पत्रकारिता में हम जैसे बहुत सारे लोगों के गुरु हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। त्रिलोचन काल्ला जी मैं कहूंगा देश के सबसे बड़े फोटोग्राफरों में से एक हैं। ये तो एक पहचान हुई। दूसरी पहचान ये मेरे पड़ोसी भी हैं। तो जब ये आए मुझे पता चला कि मैं जिस सरस्वती अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ पे काला साहब ने भी फ्लैट लिया है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा कि देश का वो जाना माना शख्स जिसके दुनिया में तमाम बड़े अखबारों में मैगजीन में जिसके फोटो छपते हैं, तो मुझे भी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने इनसे फोटोग्राफी के अलावा जो चीज़ सीखी वो चीज़ सीखी लगन। लगन क्या होती है मैं एक वाक्य बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो सरस्वती अपार्टमेंट में एक पेंट हाउस है, तो उसमें 11वें फ्लोर पे मैं रहता हूँ और छत पे जाने के लिए करीब 25-30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मैं एक बार जाता हूँ तो मेरी बिल्कुल नानी मर जाती है, हाफने लगता हूँ। एक दिन काला साहब सुबह 5 बजे वो छत पे, मैंने कहा क्या हो गया काला साहब, कैमरा हाथ में। फिर मैं जिस ब्लॉक पे रहता हूँ उसमें D-C-B मैंने देखा काला साहब हर छत पर। तो मुझे मिले दोपहर के बाद, मैंने कहा अभी कर क्या रहे थे छत पे। पता चला कि एक चील या एक गिद्ध या कोई एक ऐसी चिड़िया थी जो आ रही थी, वो हर ब्लॉक की छत पे एक दो को छोड़ छोड़ के जा रही थी। उस चिड़िया के मूवमेंट को कवर करने के लिए दौड़ते हुए काला साहब छतों पे छलांग लगा रहे थे। तो मैं उस दिन दीवानगी इनकी देखकर दंग रह गया। सुबह 5 बजते हैं, 4:30 बजते हैं, काला साहब की साइकिल, कैमरा और वो जहां आप लखनऊ में सोच नहीं सकते, नदियों पे, कहीं खेत में काला साहब की फोटोग्राफी इस उम्र में भी चल रही होती है। दूसरा परिचय ये है, आपने कई पिक्चरों में और खास तौर से अमिताभ बच्चन के साथ भी एक्टिंग करते हुए देखा होगा। MT में पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं पत्रकारिता। आज मेरे ऑफिस आए थे, मेरा सौभाग्य था, मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जीवन में जीवंतता क्या होती है, हुनर क्या होता है, मेहनत क्या होती है। काला साहब स्वागत है आपका। और मैं एक बात बताना और भूल गया, मैंने एक चीज और देखी। जो पहला लॉकडाउन लगा था, लोग परेशान थे, मजदूर आ रहे थे, पानी नहीं था, खाना नहीं था, तो हम लोगों ने अपने अपार्टमेंट में किचन चलाई थी और 45 दिन तक लगातार लगभग 1000 पैकेट में बांटने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो मैं रोज बांटने जाता था। तो काला साहब भी उन दोनों मेरे साथ गए और हमने वो मार्मिक दृश्य काला साहब ने अपने कैमरे से कैद किए जो दिल दह जाएगा आपको। तो ऐसे हुनरमंद आदमी काला साहब स्वागत है, मेरा सौभाग्य आप मेरे पास में आए। मैं ये जानना चाहता हूँ काला साहब, ये फोटोग्राफी का जीवन आपकी शुरुआत कैसी, आप इस लाइन में कैसे आए? फोटोग्राफी शुरुआत कैसे हुई तो बड़ा लंबा, बहुत बड़ा विषय, क्योंकि इतने सालों का सफ़र है, बहुत कम टाइम में उसको समेट पाना मुश्किल है। खैर ये है कि मैं सदर में रहता था, लखनऊ में, सदर में, कैंट में एक समय में स्टूडियो बहुत सारे थे, ब्लैक एंड वाइट। ये कौन से सन की बात रही होगी? ये बात कर रहा हूँ आपको कि मैं जब से मैंने होश संभाला करीबन 70 के आसपास से 70 के दशक मैं जब देखना शुरू किया क्या होता है, तो पता चला कि कैंट में स्टूडियो बहुत हैं, सब में ब्लैक एंड वाइट काम होता है। उस समय में तो शायद अधिकतर ब्लैक एंड वाइट। तो हर स्टूडियो के बाहर फोटो धुल रही होती थी, पानी में वॉश हो रही होती थी, हम देखते थे बड़े बड़े जनरल कर्नल की फोटो पानी में धुल रही है, तो समझ में नहीं आता था कि क्या है फोटोग्राफी। लगता था कि आखिर ऐसा कौन सा होता है, स्टूडियो में जाओ तो एक ही आदमी की फ़ोटो छोटे से लेके बड़े तक के साइज में डिफरेंट साइजेस होते थे कि आप जिस साइज में शूट कराना चाहें। तो मैं सोचा था कैसे आखिर कौन सी मशीन होगी जो आंखें एक ही अनुपात में बड़ी होती हैं, छोटे से लेके बड़े तक, इसके पर्सपेक्टिव बदलते क्यों नहीं है, क्या ऐसा होता है। तो ये दिमाग में बचपन में रहा। इत्तेफाक से मेरे माता पिता ने नाम भी रखा था त्रिलोचन, हिंदी में अर्थ होता है तीसरा नेत्र। तो मैं भोलेनाथ तो हूँ नहीं, लेकिन तीसरा मतलब लेंस हमारे हाथ आया तो कैमरा सबसे पहला जो था वो कि आप देखें तो कैसे करें। तो मैं अपने दोस्त के साथ साइकिल से, हम लोग पिताजी जब आते थे तो हम लोग उनकी साइकिल लेके लखनऊ के पूरे सिनेमा हॉल के राउंड लगाते थे, चौक तक चले जाते थे आलमखार से। तो इस तरह से एक तरफ से मैं ले जाता था, एक तरफ से मेरा फ्रेंड लेके आता था। एक दिन मेरा फ्रेंड अपने साथ कोई नेपाल से कैमरा लेके आया था 10 रुपये का, तो वो मुझसे बोला तुम्हारा टर्न है तो तुम इसको पकड़ के बैठ जाओ।
तो जब मैं कैसर बाग से उसके साथ साइकिल पे आगे बैठ कर चला तो मैंने ऐसे व्यू फाइंडर में आँख लगा दी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस समय टांगे चला करते थे, तो टांगे दूर थे तो छोटे दिखते थे, पास होते तो बड़े थे। तो वो मुझे वो व्यू फाइंडर में पहली बार झाँकना मुझे बहुत रोमांच आया कि ये चीज़ें पास आके बड़ी क्यों हो जाती हैं। खैर आई गई बात हो गई। एक कैमरा मेरे फ्रेंड को पैसे चाहिए थे, उसने 40 रुपीज़ में उसको गिरवी कहीं रखा, तो मैंने मदर से 40 रुपये लेके दिए और ये सोचता था कि ये ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन उस क्लिक थर्ड कैमरे से फिर मैंने पहली बार जो फोटोग्राफी शुरू करी तो उससे मुझे मज़ा आया देख के। वो ये कि फिर उसके बाद मेरे पिताजी बहुत परेशान थे कि मैं क्या काम करूँगा, तो उन्होंने मुझे हर काम करने की प्रेरणा दी। हर काम करो, किसी तरह से किसी काम में सक्सेस हो। एक दिन मुझे डांट पड़ रही थी तो एक फ्रेंड आ गया मोहल्ले गई, उसने पूछा क्यों डांट रहे हैं, बोले कि इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उसने बेसाख्ता पूछा फोटोग्राफी करोगे, मैंने भी हाँ कर दी। फिर मुझे ले गया ग्लैमर स्टूडियो कैसर बाग में, वहाँ उसने मुझे रखाया। वहाँ पे मुझे उसी तरफ शौक था, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा मेरा मन लगता था स्किल जॉब में। तो मैं वहाँ पर मैंने उनसे कहा, तो मिस्टर बहल साहब थे, मिस्टर रमेश बहल जी, तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ सीखने के लिए रखा। तो मैंने वहाँ करीबन 4 महीने काम किया, और बल्कि 6 महीने काम किया होगा। तो मुझे पर डे वो 1 रुपीज़ देते थे 1 मंथ तक। फिर दूसरे महीने 2 रुपये देते थे कि मैं कैंट से आता था टांगे पे बैठ के। फिर 3 रुपये दिए, फिर चौथे महीने 4। इस तरह करते करते उन्होंने मुझे 6 महीने तक मुझे 120 रुपीज़ उस समय मैं अर्न करने लगा था। मतलब ये तो पढ़ाई चल रही थी उस समय? तो पढ़ाई मेरी 78 में छूट गई थी। 78 में मैंने हाई स्कूल किया था। तो फादर कहते थे काम करो, तो मेरा मन था ऐसे ही स्किल जॉब करने में। मेरे मौसा जी ने कहा, यानी हाई स्कूल की तब जब आप आए थे तो आप कैमरा आ चुका था आपके हाथ में 10th क्लास में। मेरे मौसा जी ने कानपुर में स्टूडियो खोला, मैंने उनका स्टूडियो संभाला। उस एज में, यंग एज में संजय गांधी जी की डेथ हुई तो मैं वहीं पे था। फिर मैं वहाँ से लखनऊ आ गया। मैंने फादर से कहा मुझे यूपी के टॉप स्टूडियो जो है हजरतगंज में बख्शी ब्रदर्स, वहाँ पे मुझे काम करना है। तो उन्होंने वहाँ पर बात करी। यूपी में उस समय वो टॉप स्टूडियो था और 82 में बंद हो गया। उस समय 18 आदमी का स्टाफ उस स्टूडियो में काम करता था। 82 में बख्शी ब्रदर्स के नाम से डॉक्टर मिस्टर गुरबख्श सिंह बख्शी साहब का था, पंजाब से आए थे, लेकिन ही इज़ नो मोर। उनके बेटे सब अब्रॉड में हैं। तो उनके यहाँ मुझे किसी तरह से मेरी एंट्री हुई। तो मुझे एज ए प्रशिक्षु के तौर पे राजकीय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स की तरफ से मुझे अप्रेंटिस रखा गया। मुझे 300 रुपये महीना स्टाइपेंड मिला। 1.5 साल तक मैंने काम किया। तो 1.5 साल तक ट्रेनिंग में 6 महीने यहाँ होती थी, 1 साल यहाँ होती थी, 6 महीने आगरा के फाइन आर्ट स्टूडियो में। 82 में अचानक वो बंद हो गया, बख्शी वाला अचानक बंद हो गया। आज गए और कल पता चला बंद है। तो मैं बहुत बंद हुआ, क्या कारण क्या था? बख्शी साहब को जाना था अब्रॉड, वो सब कुछ सेल करके जाना चाहते थे। बेटे उनके दोनों बाहर थे, तो कोई ऐसा वो था नहीं। महानगर में कोठी थी, तो हमारे लिए तो एक वो था कि मेरा RTI का डिप्लोमा नहीं मिला, क्योंकि मैं चाहता था उस समय पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा मिले तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। वो नहीं हुआ। तो घर वालों की इच्छा होगी सरकारी नौकरी मिल जाए ना उस समय। उसके बाद मिस्टर AC सेठ, अमीर चंद सेठ साहब, लव लेन में उनका सेठ स्टूडियो के नाम से था। वो सरोजनी नायडू के टाइम के अपने मीडिया फोटोग्राफर थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे चांस दिया कि आके मेरे यहाँ काम करो। तो उनका नुमाइश का काम होता था, तो ब्लैक एंड वाइट बड़े बड़े फोटोग्राफ मैं उनकी छापने में, फिल्म पास में, तो मैंने वहाँ पर ही एज ए ऑलराउंडर काम किया। तो उसके बाद सेठ साहब, मेरा जब पॉलिटेक्निक का टेस्ट होना था, बख्शी ब्रदर्स बंद हो गया था, तो सेठ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा पॉलिटेक्निक के आप मेंटर बन जाओ तो मेरा टेस्ट हो जाएगा। दुर्भाग्य जिस दिन सेठ साहब का टेस्ट के लिए उनको आना था, उस दिन सेठ साहब की डेथ हो गई। तो मेरी लाइफ में ये झटका और ज़्यादा था। फिर मैं थोड़े दिन बिल्कुल दिमाग में नहीं है कि मैं करूँ क्या। तो मैंने पॉलिटेक्निक में बात करी, वहाँ के बाबू साहब से बात करी। उन्होंने कहा मेरा एक काम करा दो, मेरे बेटे की फ़ोटो शूट करवा दो। तो मैंने अशोक साहब, जो उनके सेठ साहब के बेटे, उनसे कहा कि एक कैमरा दे दिए, मैं फिल्म लगा लूँ। उनके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया। मैंने कहा फिल्म भी आप लगा दीजिए। और मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि फिल्म शूट करने के दौरान आगे घूम रही कि नहीं। मैं पूरा शूट करके ले आया, लौट के डॉक्टर में देखा कि फिल्म आगे बढ़ी नहीं। तो दिल टूट गया। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैंने सर एक चांस और दीजिए। तो उन्होंने कहा एक कैमरा ले जाओ मेरा, इसको ठीक करा के ले आओ। मैंने कैमरा जिसको दिया उसने 20-25 दिन रख लिया। मेरे पास तकादा है कि कैमरा फेरो। तो मैं उनका कैमरा लेके घर देने जा रहा था, उनके साइकिल में पन्नी में टांग के। इमाम बाड़े के पास तक वो था, लेकिन इमाम बाड़े से जब उनका घर सादतगंज में था, जब मैं रूमी गेट की तरफ मुड़ा, पता नहीं कब वो कैमरा कहाँ गिरा, मुझे पता नहीं। न खास मुझे ध्यान आया कि पन्नी टंगी है, लेकिन कैमरा गिर गया है। उसके बाद से मैंने पॉलिटेक्निक का वो डिप्लोमा लेने की कभी सोची नहीं, क्योंकि मेरा मतलब मुझे इतनी शर्म आती, मेरे पीछे दुर्भाग्य इतना पीछे पड़ा हुआ कि मुझे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा नहीं करने देगा। उसके बाद फिर मेरा फ्रीलांस का काम शुरू हो गया। फिर मैंने फ्रीलांस का काम करना शुरू किया और आउटडोर का सारा काम, वीडियो वगैरह शूट करना शुरू किया। तो ये मैगजीन और अखबार में कैसे, अखबार की दुनिया में आपकी एंट्री कैसे हुई? मेरी एंट्री इसलिए कि हमारे पुराने किले के फ्रेंड अक्सर कहते थे कि प्रदीप शाह पायनियर में है, तुम उनके जैसे फोटोग्राफर, क्योंकि सबको पता होता था मुझे फोटोग्राफी का शौक है।
तो मेरा जो पदार्पण हुआ वो हमारे मिस्टर रवि वर्मा स्वतंत्र भारत में उसमें परिक्रमा कॉलम लिखते थे। उनको थिएटर का भी शौक था। तो मैं पुराने किले में रहता था, तो वहाँ मिस्टर एबनर सादिक भी थे, BINA से पास आउट। तो वो लोग थिएटर कर रहे थे और रवि साहब को फोटोग्राफी का शौक था। उनको पता था मुझे प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग सब आती है, तो हम दोनों की आपस में जोड़ी बन गई। थिएटर भी करने लगे और ये भी करने लगे। थिएटर का शौक कब से हुआ आपको? थिएटर का शौक हमारा ये था कि बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग उस समय झांकियाँ बहुत सजती थी। तो हम दो छोटे भाई जो थे वो राम और लक्ष्मण का रोल प्ले करते थे और झांकियाँ 20 मिनट के लिए कर्टेन उनका खुलता था। 20 मिनट तक हम लोग को स्थिर कहा था बैठ जाओ कंधे पर, बाद में फ्रूट्स देंगे, तो हम लोग ऐसे करते थे। गाँव में नौटंकी होती थी, हम लोगों ने देखी, तो लगता था एक्टिंग कोई चीज़ है। तो पहली बार रवि वर्मा साहब ने एक प्ले किया था, उसने मुझे चांस दिया। फिर हम लोगों ने उनके साथ सबसे ज़्यादा जो प्ले किए वो है जनता पागल हो गई। शिवराम लिखित एक प्ले था जिसके अंदर मैं सिपाही का रोल करता था। वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्ले था, तो उसमें बैन लग गए तमाम। उसके बाद हम लोग कई बार अरेस्ट हुए। फिर एक बार IAS ऑफिसर गिरफ्तारी हुई। हाँ, फिर IAS ऑफिसर नाटक करने के दौरान। अच्छा, तानाशाही अभी नहीं चल रही है, पहले से चलती है। तो उन्होंने हम लोग के ऊपर बैन लगा दिया। हम लोग जहाँ रिहर्सल करते थे कॉफ़ी हाउस में, CB सिंह साहब जो लॉयर हैं, वहाँ से अक्सर खुफिया पुलिस आती थी, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग करीबन 83 और 85 86 की बात होगी, धर्म सिंह रावत सर अपनी सरकार के खिलाफ लेट आए, वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए। तो हम लोग उनके समर्थन में प्ले करने गए। जनता पागल हो गई है, तो पुलिस ने रोक दिया, बोली धारा 144, लेकिन सोचा क्रांतिकारी गीत गाते हैं, तो उसमें क्रांति का सबका दिमाग में था, सबका करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्ले में गाना बजाना शुरू किया, क्योंकि मैं नगाड़ा बजाता था, गाते भी तो अच्छा गाते भी थे हम लोग। तो उन्होंने जब उसको बजाना शुरू किया, पुलिस ने पकड़ लिया। गाना कौन सा था वो? हम लोग की तरह छोटे वो था कि गूंगी धरती बोल रही, कच्चा चिट्ठा खोल रही, जागो रे मजदूर किसान, जागो रे मजदूर किसान, रक्षक यहाँ लुटेरा है, मुंह लटकाए सवेरा है, मुल्क उपद्रवग्रस्त इलाका, PAC का डेरा है। तो इसको जब हम गाते थे तो पूरी भीड़ चारों तरफ जमा थी, उससे पहले पुलिस से कहना पड़ता। तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो हजरतगंज की पुरानी हवालात में हम लोग रात भर बंद रहे। अच्छा, छूट जाएंगे, लेकिन फिर हम उन्होंने अपने नगाड़े खंजरी में मंगाया कि ये भी हमारे साथ जुर्म में शामिल थे, इन्हें भी रखा जाए। तो उन्होंने पूरी रात हवालात में हम लोगों ने किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जमानत पे छूट गए। गलती ये हुई कि हमने अपना नाम पता सही लिखा दिया था, हमारे साथियों ने गलत लिखा दिया था। पता तब चला जब हमारे घर पे वारंट आया। वो केस बना राज्य सरकार बनाम त्रिलोचन सिंह आदि। तो मैं देख के डर गया कि भाई इतना बड़ा मैंने जुर्म भी नहीं किया, नुक्कड़ मेरे साथियों ने कोई साथ नहीं दिया। तो उस समय जज साहब थे नजमुल हसन जैदी साहब, उनके पेशकार 15 अगस्त की परेड भी निकालते, 26 जनवरी की, उनके पेशकार से हमने रिक्वेस्ट की कुछ दे दा के खत्म करो। तो उन्होंने मुझे वो लेटर लिख के दिया कि अब आपका इस केस में कोई दोष नहीं बनता, आपको मुक्त किया जाता है। तो जो पुलिस मैन आता था मैंने उस तक वो पहुंचा दिया फोटो कॉपी, ये ले जाओ। तो फिर मैंने थिएटर छोड़ दिया, फिर मैं अपने मूल काम की तरफ लौटा, तो फोटोग्राफी। तो फिर उसमें अखबार की दुनिया में कैसे एंट्री? अखबार जब रवि वर्मा साहब को पता चला मैं काम करता हूँ, तो मैंने उनसे कहता था कि मुझे अखबार में छपना है, तो उनसे परिक्रमा कॉलम के लिए कहते थे फोटो खींच के ले आओ। तो मैं उन्हीं का कैमरा लेके, मेरे पास नहीं था ना कैमरा, तो मैं उनका कैमरा लेके अपने स्टूडियो में जहाँ मैं काम करता था वहाँ से फिल्म प्रोसेस करके प्रिंट तैयार करके ले आता था। 15 रुपये एक फोटो के मिलते थे। तो एक महीने के अंदर मैं 6 मेरी ऑब्बिट छप जाती थी कॉलम में, मेरा नाम छप जाता था, पूरे मोहल्ले को मैं दिखाता था मेरा नाम छपा। तुम ऐसा कहते थे, मैंने ऐसा कर दिया। बच्चे भी मोहल्ले कहते थे यार तुम्हारा नाम छपा, तो मुझे लगता था कोई बड़ा काम किया। तो इस तरह 86 तक हमने काम किया। फिर 87 88 तक फिर फोटोग्राफी से मेरा मन भर गया। फिर 89 के आसपास जब शादी हो गई तो मैंने फोटोग्राफी लाइन छोड़ दी। अरे ये भी तो अच्छा, मैंने छोड़ दिया था 1 साल के लिए। मैंने सोचा यानी आपकी जिंदगी का पहला प्यार आपने शादी के बाद पहले प्यार छोड़ दिया। सोचने लगा कि इसमें कुछ भला नहीं हो रहा है और कोई फायदा नहीं। फिर प्रतिदिन हमने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी फादर का काम जो था स्टेशनरी का वो शॉप खोली, लेकिन 1 साल के अंदर मुझे पता चला कि मैं लॉस पे जा रहा हूँ। फिर मैंने अपना को प्रोफेशन चुना। इस तरह से करते करते 89 में प्रतिदिन ज्वाइन किया, ऐसे फ्रीलांस काम करते रहे। 92 में राष्ट्रीय सहारा लॉन्च हुआ फोटोग्राफी। हाँ, तब तक मैं राष्ट्रीय सहारा में काफ़ी लोगों को जान चुका था, सहारा को मतलब। तो सहारा में मुझे सब लोग कमर्शियल फोटोग्राफी के तौर पे जानते थे। तो मेरे 1-2 फ्रेंड थे वो काम देते थे। जब मुझे शूट करता था तो सहारा श्री को मेरा काम बड़ा पसंद आता था। मैं जब वीडियो शूट करके जाता था वो चलते समय मुझसे अपना कैसेट ले लेते थे कि कैसेट दे दो, हम देख के देंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय सहारा जब लॉन्च हुआ तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मतलब अब मैं उसमें काम करूँगा। लेकिन फिर मुझे उसके लिए दिल्ली जाना पड़ा, सब लोग का हो गया। दिल्ली में मेरी परीक्षा हुई और मैं उसमें पास हुआ। तो मैंने इस तरह से 92 में राष्ट्रीय सहारा की लॉन्चिंग टीम में पहली बार किसी सेना में शामिल हुआ। फिर उसमें क्या, उसके बाद सहारा आपने कितने दिन? उसके बाद राष्ट्रीय सहारा में करीबन 96 तक। 96 में दुबे जी हमारे थे एडिटर, ही इज नो मोर नाउ। तो दुबे जी ने फिर HT लॉन्च करवाया, फिर उन्होंने HT मुझे बुलाया। तो मैंने करीबन 98
और 99 तक मैंने एसटी में काम, हिंदुस्तान टाइम्स में। यस। फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में दुबई जी गए, दुबई इंडियन एक्सप्रेस खुला तो वहाँ भी गए उसको लॉन्च कराने। फिर 2 महीने के बाद वापस एसटी आए, फिर एसटी के बाद दैनिक जागरण ज्वाइन किया, जागरण के बाद फिर दिल्ली तहलका। इसी बीच में तहलका में आपकी बहुत मतलब मैंने याद है, मेरे तहलका के कुछ फोटो बड़े बहुत चर्चित हुए थे आपके। नहीं, वहाँ पर क्या था कि मैं तो केवल 10 महीने रुक पाया, इसलिए दिल्ली मुझे पसंद नहीं आ पाया, क्योंकि या तो बहुत यंग एज में चला जाता। इस एज के अंदर 2 जगह गृहस्थी सेटअप करना मुश्किल काम था, क्योंकि मीडिया में आपको पता ही ज़्यादा अच्छे आपको सैलरी लखनऊ में नहीं मिलती, आप बाहर जाते हैं, बाहर आपके खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो वापस फिर दिल्ली तहलका में 10 महीने के बाद में आ गया। हालांकि वहाँ मेरे को 2 ही मेरे अच्छे कवर छपे, बाकी तो स्टोरीज पे आप रहते तो दिल्ली, वहाँ दिल्ली तहलका से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तो मैं लौट के आया, तो फिर MT स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन फिर से ज्वाइन कर लिया। अब MT पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अब करीबन 2009 से अब तक मुस्तकिल काम करते हुए लगभग। वो कल तक जो थिएटर था वो इस ओर काम आया। पिक्चरों में कितनी पिक्चरों में काम कर लिया आपने? सर ज़्यादा तो नहीं, इस काम का एक शौक होता है, और आप एक विषय के साथ कितने सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं साथ में, आप वर्सटाइल क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वर्सटाइल कुछ नहीं करेंगे तो मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे हैं, आप अपनी फोटो पे कैप्शन नहीं लिख सकते, किसी फोटो पे देख के कंटेंट नहीं लिख सकते, कंटेंट तैयार करके कैमरा को फेस करके नहीं बोल सकते। टीचिंग का जॉब अगर हमने नहीं सीखा, हमें नहीं पता था कैसे होगा, लेकिन डेस्टिनी ले आई इधर एक दिन 2005 में, 2008 तक गेस्ट फैकल्टी रही है। तो इस तरह से टीचिंग को भी लर्न किया, एक्टिंग भी आती गई सामने। एक्टिंग के लिए आया तो करीबन 6-7-8 फिल्में हैं। मैं कह सकता हूँ कि इतने से रोल के लिए मुझे सालों बॉम्बे पड़ा रहना पड़ता, तो उसके लिए मुझे यही चांस मिल गया। मैं, मेरी पत्नी और वो में राजपाल के साथ एज ए लेंसमैन बतौर फोटोग्राफर हूँ मैं मेरी पत्नी और वो राजपाल की फिल्म में। फिर आई थी मुल्क, जिसके अंदर IG पुलिस का रोल था। मुल्क में थे ना? हाँ, मुल्क है, हाँ, मुल्क। कुछ सेकंड के रोल होते हैं। और थप्पड़ में डॉक्टर का मेरा रोल था, और दासदेव में भी डॉक्टर का रोल था। अदिति राव हैदरी के साथ मेरे 2-3 सीन हैं। मैं उनको, सौरभ शुक्ला जी को देखने आता हूँ, मुझे अब्रॉड से लेके आ जाता है। फिल्म JD न्यूज़ पे बनी थी, तो उसमें मैं न्यूज़पेपर ओनर पे मेरा कैरेक्टर था। उसके अलावा अभी गुलाबो सिताबो आई है, उसके अंदर मेरा आर्कोलॉजी ऑफिसर का रोल है। उसके अलावा वेब सीरीज़ है माई, उसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट जज का कैरेक्टर है। वेब सीरीज़ है काठमांडू कनेक्शन, उसमें मेरा नेपाली पुलिस कॉप का रोल है। वेब सीरीज़ है प्रयागराज, उसके अंदर मेरा मधुमिता के प्रोफेसर का रोल है। तो इस तरह से हम कोशिश करते रहते हैं, अपना एक काम करते करते अपने भीतर के आर्टिस्ट को, मतलब उसकी भूख शांत करते रहते हैं। चलो हमने ये भी कर लिया। वो तो मैंने देखा है, मैं लॉकडाउन में मैं जाता था, उस समय आपका क्या, आपके हाथ का मोबाइल कैसे मजदूरों का वो करता रहता था, वो हम देखते थे। तो ये जो अभी भी जो आपकी दिनचर्या है, सुबह 5 बजे आप कैमरा लेके शुरू हो जाती हैं, ये जो दीवानगी है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मतलब आज आपसे बातचीत करने का मकसद भी यही था कि जो पेशा आप चुनते हैं, जो कैरियर, एक चीज़ तो मैंने कोई पढ़ी थी कि जो आपको पसंद हो वही आपका पेशा बन जाए, इससे अच्छा ज़िंदगी में कुछ होती नहीं। लेकिन मैं आपके जरिए मैं अपने दर्शकों को, और खासतौर से नौजवान जिनको ये सिखाना चाहता हूँ, आपको देख के मुझे लगता है, मैं भी इतना नहीं कर पाता, दीवानगी का जुनून है जो फोटोग्राफी का, वो कैसे सुबह से रात तक जिंदा रहता है आपके अंदर? सर, दुनिया में हम आए तो किसी ना किसी प्रोफेशन के थ्रू अपना जीविकोपार्जन करते हैं, हम अपना पेट पालते हैं, काम करते हैं। अगर हमारे अंदर, हर आदमी के अंदर एक आर्ट होती है, सेम बॉडी में हमारे जितना ब्रेन है, आँखें, कान, ये हमारे सेंसर्स हैं। अगर हम अपने दिल की बात नहीं सुनते तो हमें लगता है कि हमें कोई और प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए। घर वाले फोर्स करते हैं आप ये बन जाओ, लेकिन जब तक आपके दिल से आवाज़ नहीं आती कि आपको यही बनना है, तो इसलिए मुझे लगता है फोटोग्राफी एक जुनून है। अगर आपको कोई विषय आपको करना है, इसके लिए आपको पद्मश्री नहीं मिलनी है, किसी से आपको रिकग्निशन नहीं चाहिए, आपको खुद को जवाब देना है कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं। जब आप खुद के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और धन के पीछे नहीं भागते, तो एक दिन धीरे धीरे कला फिर आपको मिलती है। धन और कला कई बार साथ में मिलते हैं, कई बार दोनों में दूरियां भी होती हैं। तो फोटोग्राफी का ऐसा कि आपका प्रोफेशन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं आया तो फिर वो पेशा करने से कोई लाभ नहीं है। अगर पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो इससे सुकून की बात नहीं है। फिर आप अकेले जितना आनंद करेंगे अपने काम में, वो आपको किसी और चीज़ से नहीं आता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे जाते हैं, जिस तरह अभी मैंने तरुण खेवाल जी हैं, बहुत मशहूर फोटो फैशन फोटोग्राफर हैं, सावेसाची जैसे तमाम ब्रांड पे काम करते हैं, लेकिन निकॉन के मेंटोर हैं। 2017 या 18 में आए थे, तो उनसे मैंने इंटरव्यू किया था, टाइम नहीं मिला था, तो ऑनलाइन फिर मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे फादर मुझे चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, वो भी यहीं के हैं, RDSO के थे वो, मतलब घर था उनका वहाँ, तो उनके फादर चाहते थे वो बने इंजीनियर। तो उनको धुन थी फोटोग्राफी की,
उन्होंने क्या किया, अपनी सारी डिग्रियां जला दी कि ना रहेंगी डिग्रियां ना हम फोटोग्राफी बने। तो पैशन ऐसा चाहिए, आप किसी भी विधा में आप जाएं, ये दीवानगी नहीं होगी तो काम में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपके काम में तासीर तभी आएगी जब आप कुछ करेंगे। हर समय आपको सोते उठते बैठते जागते जब एक ही चीज रहेगी तो वो आप लोग मत चलाइएगा डिग्री, मतलब आप काला साहब की बातों में इतना जोश में बताया जाइएगा कि आपको भी फोटोग्राफी करनी है आप डिग्री चला दें। काला साहब पे कोई फोटो हम लेंगे उनसे और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बाद में अटैच करके कि आप सीख पाए कि फोटोग्राफी का है ना। मैंने देखा है कि हाथ में मोबाइल होता है और मेरे पास तो DSLR वगैरह कैमरे हैं, वो कैमरे के हमारे लोग इतना काम नहीं करते और काला साहब आएंगे और यूं मोबाइल उठाएंगे और एक बटन में वो जादू जैसा फोटो आ जाता है। पता नहीं भगवान हुनर कैसा देता है। काला साहब अगर आप अपना कोई मेल या फोन नंबर शेयर करना चाहें जिससे आप लोग सीख सकें काला साहब को जान के, पूरी विकिपीडिया है फोटोग्राफी की, अगर आप कोई मेल या कोई फोन नंबर अपना देना चाहें जिससे लोग आपसे जुड़ सकें तो आप ले सकते हैं। मेरा अकाउंट इंस्टा पे है 17_Arian ARIAN 9451781960 पे आप मुझसे बात करके अपनी क्वेरीज जान सकते हैं। आपको कुछ भी सीखना है आप मेरे टच में आके मुझसे सीख सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीख सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये नंबर हम अलग से डिस्प्ले भी कर रहे हैं, आप ये इंस्टा पे जाइए, काला साहब को फॉलो करिए और आप देखेंगे कि फोटोग्राफी की बेहतरीन दुनिया, ये भी अलग दुनिया है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना शौक जी नहीं पाते। हो सकता है आपको गाना सुनना पसंद हो, आपकी मशीन जैसी जिंदगी हो, ये गाना ना सुन पाते हो, चांद ना देख पाते हो, कुछ लोग ऐसे किताब ना पढ़ पाते, ऐसी फोटोग्राफी है। बहुत सारे मेरे एक IPS मित्र हैं बहुत बड़े लेवल पे, वो कहते हैं कि अभी थोड़े साइड पोस्टिंग पे आया तो मैंने जब कैमरा उठाया तो मुझे लगा पहला प्यार मुझे मिल गया। तो इस हुनर को जो भी आपको पसंद है उस पसंदगी को जिंदा रखिए, मशीन मत बनिए। मतलब आप काला साहब के फोटो देखेंगे तो लगेगा आपको जिंदगी की मोहब्बत यही है। तो मुझे लगता है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, अपनी राय से जरूर वापस कराइएगा। कैमरे से केवल आपको 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि जी। कैमरे पे मैंने कविता लिखी थी, कुछ लाइन की कविता है, क्या है मेरे शब्द थे। कैमरा मतलब फोटो खुद नहीं खींचता है, हमारी उसको विजन चाहिए होता है। तो कैमरा कहता है शूट करने वाले से कि तुम जागे हो खुली हैं आंखें पर जागी आंखों सोए हुए हो। तुम जागे हो खुली हैं आंखें पर जागी आंखों सोए हुए हो। तुम जागोगे मैं जागूंगा, दुनिया भर में जा ताकूंगा। प्राण बसे मोरे ताक झांक में, ये अधिकार मुझसे छीनो ना। तुम जागे हो खुली हैं आंखें पर जागी आंखों सोए हुए हो। बहुत अच्छा, मुझे लगता है बहुत पसंद आया होगा। जरूर बताइएगा अपनी राय से। थैंक यू।